स्टॉक्स का भी जिक्र किया। 4 दिग्गज कंपनियां जो एफएमसीजी में आईटीसी, एचयूएल टॉप ट्रेड्स, उसके बाद गोदरेज कंज्यूमर, डाबर जैसे ट्रेड्स और ऑफ कोर्स डिस्क्रिशनरी स्पेंस में टाइटन और जुबलेंट के साथ साथ आपका मेट्रो। लेकिन मैं आपकी रिपोर्ट देख रही थी, ये जो कमोडिटीज में करेक्शन हाल ही में देखने को मिला है, उस पर आप जो कहते हैं कि ये मार्जिन्स को लार्जली सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। क्या आप ये एक्सपेक्ट करें थर्ड क्वार्टर ऑनवर्ड्स देखने को मिलेगा, एफएमसीजी को अच्छा खासा फायदा मिलेगा, जो हमने देखा भी है पाम ऑयल प्राइसेस में जो करेक्शन देखने को मिला। इसके अलावा जो कच्चे तेल में अब दबाव देखने को मिला है, उसका फायदा कौन कौन उठा सकता है, और अगर वैसे अपने पोर्टफोलियो को पोजीशन करना है तो आपके टॉपिक्स क्या हो रहे हैं इस समय? इसमें जो आपने अगर रिपोर्ट में देखा है तो हमने ये दिखाया है कि 2021 में मार्जिन ऑल टाइम हाई हो गए थे। वहां से थोड़ा सा मार्जिन 2022 में कुछ सेक्टर्स में करेक्ट हुआ है, लेकिन 2023 में जो है फर्स्ट हाफ में, और जो उसका इंपैक्ट पूरे साल में आएगा, 2023 में ग्रॉस मार्जिन और एबिटा मार्जिन मल्टी ईयर लो पे आएंगे। ग्रॉस मार्जिन 520 बेसिस पॉइंट डाउन है और एबिटा मार्जिन 270 बेसिस पॉइंट डाउन है। ये पिछले 5-6 क्वार्टर के कमोडिटी प्राइस के स्पाइक की वजह से हुआ है, बट पिछले 3 महीने से प्राइसेस गिर रहे हैं। अब इसका इंपैक्ट जो है, पॉजिटिव इंपैक्ट, अगले 6 महीने या उसके बाद आना चालू होगा, क्योंकि कॉर्पोरेट जो है वो काफी इन्वेंट्री लेके बैठे रहते हैं कई सेक्टर्स में। तो जब तक वो हाई कॉस्ट इन्वेंट्री कंज्यूम करते हैं, उसका इंपैक्ट आपके मार्जिन्स में, पीएनएल में इमीडिएटली नहीं दिखता है। सो हमको जो लग रहा है कि 2H FY23 और FY24 में कुछ सेक्टर्स के मार्जिन बहुत अच्छे से रिकवर हो गए। अब ये वही सेक्टर है जिनके मार्जिन सबसे ज्यादा गिरे हैं। सो जहां सबसे ज्यादा गिरावट आई है, वही सबसे ज्यादा रिबाउंड भी आएगा। सो मेटल्स है, ऑयल एंड गैस है, सीमेंट है, और फिर ऑटो, कंज्यूमर, ये जो 4-5 सेक्टर्स है, यहाँ पे आपको ग्रॉस मार्जिन 300 से 400 बेसिस पॉइंट और एबिटा मार्जिन जो है वो 180 से 300 बेसिस पॉइंट तक रिकवर होने के चांसेस लगते हैं FY24 में। सो इंडिया का जो, और रादर हमारा जो कवरेज यूनिवर्स है मोतीलाल ओसवाल का, उसमें अगर आप ग्रॉस मार्जिन देखेंगे FY24 में, तो ये लगभग 220 पॉइंट ऊपर जाएगा आज के एस्टिमेट्स के हिसाब से। और एबिटा मार्जिन जो है वो भी लगभग 14.7% से लेकर 17% की तरफ जाएगा, लेकिन ये फिर भी प्री कोविड से कम रहेगा, क्योंकि प्री कोविड अगर आप एबिटा मार्जिन देखते हैं तो 17.4 था, जो ये बढ़ने के बाद 17% होगा। सो ये जो 4-5 सेक्टर है जहां पे सबसे ज्यादा आपको मार्जिन में कंट्रैक्शन दिखा था, वहीं पे आपको जैसे ही कमोडिटी कॉस्ट का बेनिफिट पीएनएल में आएगा, प्लस कुछ सेक्टर्स में आपने प्राइस हाइक्स भी देखे हैं, उसका जो एनिवर्सरी जैसे ही होता है, स्पिल ओवर इफेक्ट जो होता है, वो आपको आगे के क्वार्टर्स में दिखेंगे। तो एक कॉम्बिनेशन है दोनों फैक्टर्स का, जिसके वजह से आपको मार्जिन में एक इंप्रूवमेंट दिखेगा। तो जितना कन्विक्शन के साथ में आपने एफएमसीजी में कुछ नामों की बात की, ऑटो में भी क्या उस तरह का कन्विक्शन देखने को मिल रहा है? क्योंकि सबसे ज्यादा मार ऑटो को ही पड़ी थी प्राइस हाइक्स की। एक तो कच्चा तेल भाग गया था तो फ्यूल प्राइसेस बढ़ गए थे, और दूसरा मेटल कॉस्ट तो थे ही, मेटल एंड प्लास्टिक जिस तरह से भागे, और अभी भी कंपनियां वो पास ऑन कर ही रही हैं। इस साइकिल में, इस कमोडिटी के प्राइसेस के गिरावट के साइकिल में, यहाँ पर कहाँ आपको फायदा आता दिखता है, और आप कहाँ पोजीशन करेंगे अपने आप को? सो ऑटो एक थोड़ा सा डिफरेंट सेक्टर है, सिक्लिकल सेक्टर है। इसमें ऑटो सेक्टर्स के जो प्रॉफिट थे 2018 में, वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। जैसे कि निफ्टी के अगर आप ऑटो कंपनीज के प्रॉफिट्स ऐड करोगे 2018 के, तो 28,000 करोड़ का प्रॉफिट था, जो 2022 में गिर के 8,000 करोड़ हो गया। 2023 में हमारा एस्टिमेट है 21,000 करोड़ का। सो FY18 टू FY23 5 साल में आपके प्रॉफिट वापस नहीं आए अभी तक। सो इनको एक लो बेस का बेनिफिट है। दूसरा, पिछले 3-4 महीने में आपने देखा होगा कि सप्लाई चेन का जो सबसे बड़ा पॉइंट था सेमीकंडक्टर शॉर्टेज का, वो काफी ईज हुआ है, राइट। तीसरा, आपके कमोडिटी प्राइसेस कम हुए हैं, और कुछ सेगमेंट्स में जैसे 4 व्हीलर है, कमर्शियल व्हीकल्स हैं, यहाँ पे आपका डिमांड काफी अच्छा है। अगर आप उनके ऑर्डर बुक्स देखते हैं, वेटिंग पीरियड्स देखते हैं, सो 3 फैक्टर्स है, डिमांड इंप्रूवमेंट, सप्लाई सिचुएशन ईजिंग, और कमोडिटी प्राइसेस करेक्टिंग। ये तीनों को अगर आप देखते हो जोड़ के, तो आपको लगेगा कि ऑटो सेक्टर के प्रॉफिट जो है, मार्जिन जो है, वो आगे जाके काफी इंप्रूव हो सकते हैं। अब इसमें हमको जो स्टॉक्स अच्छे लगते हैं वो है मारुति, हमको M&M अच्छा लगता है, और जो ऑटो एंक्स में हमको मदरसन वायरिंग है, अपोलो टायर्स है, अशोक लेलैंड है, ये हमारे कुछ, इसमें से कुछ स्टॉक्स हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में है। 2 व्हीलर में अभी भी हम थोड़े से कॉशियस है, क्योंकि वहां जो डिमांड है पिछले 10 साल के लेवल पे अभी भी वही अटका हुआ है, और वहां से रिकवरी अभी दिखी नहीं है।
वो तो फिर ग्रामीण इलाकों का भी एक सिग्नल है कि क्योंकि वहां पर डिमांड पिकअप नहीं है। बट इन सब चीजों के बेसिस पे एक स्टॉक कॉल लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कुछ कुछ स्टॉक्स जो है टू व्हीलर के वो पिछले 5, 7, 10 साल से अंडर परफॉर्म करते जा रहे हैं, जबकि रूरल बीच में अच्छा भी हुआ है, खराब भी हुआ है, फिर अच्छा हुआ है, फिर खराब हुआ है। बट इन स्टॉक्स का जो कंपाउंडिंग है वो काफी लो परसेंटेज टर्म्स का रहा है। सो हम 4 व्हीलर में हमारा ज्यादा बायस है और कमर्शियल व्हीकल्स में है। इसके अलावा फिर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है। आप वो जो सबसे बड़ा हमारा पोर्टफोलियो में ओवरवेट है वो आज भी फाइनेंशियल्स है, जहां पे हमारा सबसे बड़ा ओवरवेट पिछले 1 साल से पीएसयू बैंक्स रहा है। एसबीआई हमारा सबसे बड़ा वेट है, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा है। सो ये हमें थोड़ा सा पोर्टफोलियो में बिकॉज दिस ईयर बैंक्स हैव डन वेरी वेल, तो इसका एक फायदा हुआ है। और बैंक्स के नंबर्स भी काफी अच्छे आ रहे हैं। जो मैंने आपको ऑटो का कहा कि 28,000 करोड़ का प्रॉफिट 5 साल के बाद 21 हो गया है, वही बैंक्स का प्रॉफिट वही 5 साल में 45,000 करोड़ से बढ़ के 2,06,000 करोड़ हो गया है। तो बैंक्स हमारी आज भी सबसे पहली पसंद है। अच्छा गौतम जी, इनफैक्ट मैं ऑटो पे आने ही वाला था, हर्षदा ने ऑटो व्हीलर स्पेस कवर भी कर लिया। अब मैं आपसे पूछूंगा, इनफैक्ट मैं जब खुद अपने शहर का हाल देखता हूँ और स्पेशली मार्च से पहले आई मीन दिल्ली एनसीआर में जिस प्रकार की रियल एस्टेट इन्वेंट्रीज थी, एंड सडनली जो मार्च के बाद रेट हाइक्स हुए, आई मीन इतने सब्सटेंशियल रेट हाइक सडनली 6 महीने के अंतराल में ईएमआईज का इतना ऊपर आ जाना, आप रेंज सेंसिटिव्स में भी रियल एस्टेट में क्या कर रहे हैं सर? रियल एस्टेट में या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में या फिर जो होम इंप्रूवमेंट का सेगमेंट था जैसे पॉलीकैब हो गया, एस्टेल हो गया, आपका इस वक्त व्यू इनमें क्या है? कहाँ अपने आप को आप लोगों ने ट्रिम किया है और कहाँ कैपिटलाइज कर रहे हैं आप? सो रियल एस्टेट देखिए पिछले 10 साल से कहीं नहीं गया था। अगर आप 2010 से 20 का पीरियड लेते हैं तो कोई भी रियल एस्टेट की बात नहीं करता था, क्योंकि वॉल्यूम्स नहीं होते थे, बैलेंस शीट में लेवरेज बहुत बढ़ गया था और डिमांड बहुत ही म्यूटेड था। रियल एस्टेट में जो आपने थोड़ा सा एक रिकवरी देखा है, इंप्रूवमेंट देखा है, वो पिछले 1.5 साल में देखा है। इसके 2 वजह है। एक तो आपका रियल एस्टेट प्राइसेस फ्लैट हो गए थे 6 साल, 2016 से लेके 21 तक रियल एस्टेट के प्राइसेस अगर आप टॉप 8 सिटीज में देखते तो बहुत फ्लैटिश ट्रेंड हो गया था। और जो कंज्यूमर का इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम है, वो 7-8% से कंपाउंड हुआ है पिछले 5-6 साल में। सो सडनली जो अफोर्डेबिलिटी है वो काफी इंप्रूव हो गई थी। और जैसे कि आपने कहा पिछले 2-4 साल में रेट्स काफी नीचे रहे थे। सो इन सब का एक बेनिफिट रियल एस्टेट में हमें दिखा पिछले 1-1.5 साल में। अभी जो आरबीआई ने रेट हाइक की है 4% रेपो से लेके 6.4, पिछले 7-8 महीने में 2.4% का रेट हाइक हुआ है। अब कुछ इसमें से पास ऑन हो गया है, कुछ शायद आगे होगा। जब हम रियल एस्टेट सेक्टर के कॉर्पोरेट से बात करते हैं तो हमें यह समझ में आ रहा है कि जब तक होम लोन रेट डबल डिजिट तक नहीं जाते हैं तब तक कंज्यूमर पैनिक नहीं करता है, क्योंकि कंज्यूमर ने 10 साल पहले इंटरेस्ट रेट्स 11-12% तक के भी देखे हैं होम लोन के, जो लोएस्ट लेवल पे आए थे तो 6.5-7% हो गए थे, वहां से बढ़कर अभी 8.5 से 9% के बीच में है। अगर ये रेट 10 क्रॉस करता है तो एक बार आपको रियल एस्टेट के डिमांड में सॉफ्टनेस जरूर दिखेगा। सो इसमें स्टॉक बाय स्टॉक देखना चाहिए हमेशा, क्योंकि रियल एस्टेट और फार्मा ये 2 सेक्टर्स है जहां पे सेक्टरल व्यू लेके कोई फायदा नहीं होता है। हर एक कंपनी अलग होता है, उनका एक्सपोजर, ज्योग्राफिकल मार्केट, सेगमेंट इन विच दे प्ले आर वेरी डिफरेंट। सो हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट में आज के तारीख में मैक्रोटेक डेवलपर्स ये स्टॉक मौजूद है। क्योंकि आपने फार्मा मेंशन किया, फार्मा एक लार्जली अंडर परफॉर्मर रहा है। बिफोर वी टेक योर लीव, इधर कुछ आपको लग रहा है कि अब पैसे बनते हुए दिखाई देंगे? क्योंकि कल देखिए सन फार्मा की धुलाई हुई, फिर कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया, आज गिरते बाजार में डीवीज थोड़ा सा एक्टिव था। अब डीवीज को लेकर काफी निराशा है। जब निफ्टी ने अपना हाई छुआ तब लोग यही कह रहे थे कि उठो डीवीज, निफ्टी हाई पर पहुंच गया, तुम्हारा क्या होगा? इस तरह के ट्रेड्स पर या फिर इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स पर आपकी कोई टिप्पणी है? देखिए फार्मा ओवरऑल हमारा अंडरवेट है, ग्रोथ काफी कम है इस सेक्टर में। पिछला 1.5 साल में 4 क्वार्टर कंसेक्यूटिव YOY अर्निंग्स डिक्लाइन हुआ है और हमारे कवरेज में जो 22 कंपनी है उसमें से 17 ने अर्निंग्स डिक्लाइन रिपोर्ट किया है। कुछ कंपनीज 3-3 साल से अर्निंग्स फ्लैट है। जी हाँ। बीच में कोविड का इनको एक बेनिफिट हुआ था जहां पे पूरे सेक्टर के अर्निंग्स 50% बढ़ गए थे 2021 में। वहां से वापस यूएस रिलेटेड बिजनेस में प्राइसिंग प्रेशर है, डोमेस्टिक बिजनेस में भी हमने थोड़ा सा मॉडरेशन देखा है।
सो यहाँ पे काफी स्टॉक स्पेसिफिक व्यू लेना पड़ेगा। एज ऑफ नाउ हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में अपोलो हेल्थ केयर है। Okay. कोई भी ट्रेडिशनल फार्मा नेम हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में नहीं है। रही बात डिवीज की, जो आप कह रहे थे मीम्स बनना चालू हो जी गए, हाँ। जनरली जब कोई भी कंपनी पे ऐसे मीम्स बनते हैं, हमने देखा आईटीसी पे भी काफी मीम्स बना maybe it's करते the थे। time that it will turn. हाँ, क्योंकि ये काफी हाई क्वालिटी कंपनी है, जी हाँ। जिसका पिछले अगर आप 10-15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, ग्रोथ को